नमस्कार दोस्तों, हिंदी डोज ऑन डिमांड चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में दोस्तों हमने समास पढ़ाए थे। आज हम एक नया प्रकरण लेकर उपस्थित हुए हैं जो सभी कक्षाओं के लिए और मुख्यतः उन लोगों के लिए जो अपने शब्दकोश को बढ़ाना चाहते हैं, उसमें वृद्धि करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए यह प्रकरण अत्यधिक महत्वपूर्ण है। और कक्षा मतलब प्राथमिक कक्षाओं से लेकर और बड़ी कक्षाओं तक, यानी कि यूजी और पीजी यानी स्नातक और परास्नातक कक्षाओं तक इस प्रकरण का बड़ा महत्व है। इसमें शब्द भंडार, हमारे जो वोकैबुलरी है विस्तृत होती है, शब्दों का ज्ञान हमें बढ़ता है और हमें जो बोली और जो भाषाएं हैं उनको समझने में बड़ी सुविधा होती है कि कौन किस तरह से उनकी बातें कर रहा है, क्या बोल रहा है और उस बोली का ये शब्द कहाँ से उत्पन्न हुआ है, कहाँ से निकला होगा, क्या इसका अर्थ रहा होगा। मतलब जब हम कहीं नए क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ हमें वहाँ की स्थानीय बोली में नए नए शब्द सुनने को मिलते हैं जो कि हमें लगते हैं, चूँकि हम उनसे परिचित नहीं होते, हमें लगते हैं कि ये अशुद्ध भाषा का प्रयोग कर रहे हैं या यह पता नहीं कौन सी भाषा है। मगर वास्तव में हम देखें, उसको गहनता में जाएंगे हम तो हम पाएंगे कि बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जो वास्तव में शुद्ध तत्सम शब्द होते हैं, संस्कृत के होते हैं, जिनका ज्ञान हमें नहीं होता है। या तो वो संस्कृत के होते हैं या संस्कृत से निकले होते हैं, यानी तत्सम से तद्भव बने होते हैं, जिनका हमें ज्ञान नहीं होता है और हम उनको अल्पज्ञ कह के या उनको असभ्य कह के या मतलब अज्ञानी कह के हम उनकी खिल्ली भी कई बार उड़ाते हैं, उनको असभ्य कह के उनका मजाक बनाते हैं, उपहास करते हैं कि यह बोलना नहीं आता है, शब्दों को कैसे बोलते हैं। जबकि वास्तव में होता यह है कि हम अज्ञानी होते हैं और वो लोग ज्ञानी होते हैं। तो दोस्तों, ये तत्सम और तद्भव एक प्रकरण है। तत्सम और तद्भव को हम समझ लेते हैं, इसको समझ लें तो इससे हमारा शब्द ज्ञान, शब्द भंडार और सारी चीज़ें, अर्थ ज्ञान भी हमारा इससे विस्तृत होता है। तो हम समझ लेते हैं तत्सम और तद्भव से क्या मतलब होता है। तत्सम, देखिए असल में क्या है, हमारी जो हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा क्या मतलब विश्व की अधिकांश भाषाओं की जो उद्भव भाषा है वह संस्कृत मानी जाती है। क्योंकि संस्कृत, अगर हम आज की तारीख में देखें, आज अगर हम देखें तो विश्व साहित्य में सबसे प्राचीन साहित्य अगर कोई है, उपलब्ध है और जिससे तमाम दुनिया ज्ञान विज्ञान की शाखाएं निकली हैं, वह संस्कृत है। तो माना यही जाता है कि संस्कृत ही एक ऐसी पुरातन भाषा है जिससे विश्व की सभी भाषाएं कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप से जुड़ी हैं और जिससे सिद्ध होता है, जिससे पता चलता है कि ये विश्व की सारी भाषाएं संस्कृत से निकली हैं। और विशेष रूप से हिंदी तो बिल्कुल संस्कृत का मतलब ये समझिएगा एक नया रूप है। उसको हम कह सकते हैं कि उसका एक नया वर्जन जिसे हम कह सकते हैं, उसे हम कह सकते हैं कि नया संस्करण है उसका। उसको हमने अपने सुविधा के अनुसार, अपने प्रोनाउंसिएशन, अपने उच्चारण के अनुसार, अपनी मुख सुविधा के अनुसार हमने उसको विस्तृत कर लिया है, हमने उसको ढाल लिया है। तो इसलिए हिंदी में संस्कृत के बहुत सारे शब्द ज्यों के त्यों ले लिए जाते हैं। कुछ शब्द, अधिकांश शब्द ऐसे हैं जो संस्कृत के शब्दों को बिगड़ते बिगड़ते उनका रूप स्वरूप अलग अलग कारणों से उनका स्वरूप परिवर्तित होते होते वह कुछ दूसरा हो गया है। मगर फिर भी आज भी वह बहुत कुछ उन संस्कृत के शब्दों से उनका रूप मिलता जुलता होता है। तो दोस्तों, तत्सम से हम समझ लेते हैं कि तत्सम, तत् मतलब वह और सम मतलब समान। तत् वह और सम समान। तत् कौन, वह कौन, संस्कृत, और समान समान, यानी जो संस्कृत के शब्द जो हैं
बिल्कुल एज इट इज, यानी संस्कृत के शब्द जो हैं बिल्कुल उसी तरह उसी समान जो है, जैसे संस्कृत में जिस तरह से संस्कृत में प्रयोग होते हैं उसी रूप में उसी समानता में वह हिंदी में स्वीकार कर लिए गए हैं, उनका हिंदी में प्रयोग होता है, तो उन्हें कहते हैं हम तत्सम, यानी उसके समान, बिल्कुल जैसे संस्कृत में मूल रूप में अपने प्रयुक्त होते हैं वो हम वैसे ही उनका हिंदी में भी प्रयोग कर लेते हैं, हिंदी में प्रयोग करते हैं, तो उन्हें कहलाते हैं वह शब्द कहलाते हैं तत्सम। और कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो शब्द तो वास्तव में संस्कृत के थे, मगर हमारे मुख सुख की वजह से या उच्चारण के हमने उसके अपनी सुविधा के अनुसार उनको कुछ परिवर्तित कर लिया है, कुछ हमारे श्रवण दोष की वजह से, कुछ हमारे उच्चारण दोष की वजह से जो शब्द जो थे उनका स्वरूप कुछ बिगड़ गया है, मगर उनका जो वास्तव में ओरिजिन है, जो उनका उद्भव है वह संस्कृत ही है, तो वो संस्कृत से बने हैं। तद्भव मतलब वह हो गए हैं, कैसे हो गए हैं, यानी संस्कृत के जो शब्द थे उससे वो भव मतलब होना है, तो वह हो गए हैं, यानी वे जो शब्द जो संस्कृत से बिगड़कर एक नए रूप में हो गए हैं वह कहलाते हैं तद्भव। देख लीजिए, हम कुछ उदाहरण से हम समझते हैं। दोस्तों, संस्कृत के तत्सम शब्दों से तद्भव बनने की बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे लॉजिक हैं, बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, मगर कुछ चीज़ें हम जो बड़ी सरलता से हमारी समझ में आती हैं, उसमें एक कारण तो हम ये देखते हैं कैसे संस्कृत के तत्सम शब्दों से तद्भव बनते हैं। प्रायः जो संस्कृत शब्दों में जो रेफ होता है, रेफ मतलब जो ऊपर शिरोरेखा के ऊपर जो रा चढ़ता है उसे हम रेफ कहते हैं। तो जो संस्कृत शब्दों में यानी तत्सम शब्दों में जो रेफ होता है, प्रायः तद्भव शब्दों में आकर या तो उस रेफ का लोप हो जाता है, यहाँ वह जो रेफ है, रेफ मतलब वह हल होता है जो संयुक्त होने पर ऊपर चढ़ जाता है शिरोरेखा के, तो या तो वह रेफ रा में बदल जाता है, यानी उसका हल जो है वह हट जाता है, या तो वो पूरे रा में बदल जाता है या फिर उसका लोप हो जाता है, या फिर क्या हो जाता है, उसका लोप हो जाता है। एक स्थिति तो ये होती है। एक ये भी होता है कि जो पदेन रह होता है, पदेन रह मतलब जो नीचे जो पैरों में लगता है, पैरों में जैसे प्रकार में नीचे रा लगता है पै में, जैसे ब्रज में बा में रा लगता है, ऐसे ही तो जो नीचे वाला रा लगता है, जो ऐसे एक रेखा के रूप में, इस तरह की रेखा के रूप में लगता है, ऐसे तिरछा शब्दों के साथ, जैसे क्रम में है, क्रॉस में है, ग्राम में है, तो इस तरह से जो ये नीचे लगता है उसे कहते हैं पदेन रा। तो पदेन रा भी जो है, प्रायः पदेन रा का भी संस्कृत के तत्सम शब्दों से जब तद्भव बनता है तो प्रायः पदेन रा का भी कई बार लोप हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि लोप होने के साथ साथ किसी नए स्वर का, नए व्यंजन का आगम हो जाता है। कई बार ह्रस्व स्वर को दीर्घ स्वर भी हो जाता है। इसी तरह से जो अनुस्वार जिसे हम बिंदी कहते हैं, बिंदु कहते हैं, उसके साथ भी होता यह है कि कई बार तो उस बिंदु का लोप हो जाता है, या वह बिंदु जो है वो अनुनासिक मतलब चंद्र बिंदु में बदल जाता है। कई बार क्या होता है, चंद्र बिंदु के साथ साथ वह उसका जो स्वर है वह दीर्घ हो जाता है। तो इस तरह की बहुत सारी प्रक्रियाएं उसमें हो जाती हैं, बदल जाती हैं। कैसे कैसे होती हैं, हम कुछ उदाहरण लेते हैं, समझ जाएंगे आप। तो देखिए, जैसे अगर हम लोप की बात करें तो देखिए, जैसे सूर्य शब्द है, अब सूर्य में देखिए रेफ है, तो देखिए सूर्य में ये रेफ जो है वो पूरे रा में बदल गया है, यानी जो ये यहाँ पर सूर्य यो रेफ का जो रे का जो ऊपर वाला रा है यह हल वर्ण है, और यहाँ पर देखिए जब सूरज इसको हमने किया तत्सम बनता है ये, तो देखिए ये रेफ जो है वो पूरे रा में परिवर्तित हो गया है, और या को जो है वो जा हो गया है। देखिए रा को जा होना बहुत बड़ी कॉमन है, इस पर ब्रज और अवधी भाषा का बड़ा प्रभाव है। जैसे या को जा में बदल जाना बड़ी आम बात है। देखिए अवधि में आप उसमें जब ब्रज भाषा में आप जाएंगे तो यशोदा को जसोदा हो जाता है, यश को जस हो जाता है। तो या को जा होना जो है वह इस पर मतलब संस्कृत शब्द जब ब्रज भाषा के संपर्क में आए हैं
तो क्या हुआ, जो ब्रज भाषा और संस्कृत के शब्द जब आपस में इन दोनों भाषाओं का घालमेल हुआ तो क्या होता है कि जो या है वो जा में परिवर्तित होने लगा, और इस तरह से जा को या में परिवर्तित, लोग उसको फिर इतना घालमेल हो गया कि उस अंतर को समझना लोगों के लिए मुश्किल हो गया, और वो जा की जगह या का प्रयोग करने लगे और या की जगह जा का प्रयोग करने लगे। तो देखिए यहाँ सूर्य देख लिए, तो देखिए सूर्य में रेफ का जो है वो पूरा रा हो गया, और ब्रज के प्रभाव से देखिए या जो है वो जा में बदल गया, जैसे यशोदा से जसोदा हो जाता है। तो देखिए ये सूरज से बन गया सूर्य से बन गया सूरज, यानी सूर्य तत्सम है, सूरज जो है वो तद्भव हो गया है। ऐसे ही देखिए एक शब्द है कर्पूर, देखिए कर्पूर में भी रेफ जो ऊपर वाला रेफ है, देखिए यहाँ लोप हो गया। हमने बताया अभी पीछे कि या तो लोप हो जाता है या कई बार जो है वो रेफ जो है वो पूरे राम में बदल जाता है। तो देखिए यहाँ कर्पूर का देखिए रेफ जो है वो लुप्त हो गया है, लोप हो गया है, और ये शब्द बनता है कपूर। आप जानते हैं कपूर जो है एक ज्वलनशील पदार्थ है और खुशबूदार भी है, औषधीय उसमें प्रयुक्त होता है, और प्रायः पूजा पाठ में उसका बड़ा प्रयोग होता है। जो कपूर सफ़ेद रंग का एक प्राकृतिक पदार्थ है। तो कर्पूर जो है, तो देखिए वो कर्पूर से तद्भव बन जाता है, इस रेफ का लोप होकर कपूर। ऐसे ही देखिए आपने कर्तनी कहते हैं कैंची को, कर्तनी संस्कृत में जो है वो कर्तनी कैंची को कहते हैं। और कर्तनी देखिए यहाँ शब्दों का आपस में स्थानांतरण भी हो गया है कि रेफ जो है वो ता के बाद आ गया है, और ता जो है वो पहले कर्तनी में जो है वो रा पहले है, ता बाद में है, मगर इसके तद्भव में जो है मतलब उच्चारण का, यानी एक श्रवण भेद कह लें, इसे श्रवण दोष कह लें या उच्चारण दोष कह लें। तो कर्तनी से जो है कतरनी शब्द बन गया। कतरनी जो है वो तद्भव शब्द है, जो कैंची हो गया। यहाँ स्थान परिवर्तन हो गया, ता की जगह रा हो गया हो और रा की जगह ता हो गया है, और रेफ जो है वो पूरे रा में बदल गया है। तो देखिए कर्तनी से कतरनी हो गया है। इसी तरह से देखिए हमने बताया कि धर्म जो है, देखिए रेफ जो है वो पूरे रा में यहाँ बदल हो रहा है। देखिए धर्म से धर्म बन जाता है, ऐसे ही कर्म से कर्म बन जाता है। तो देखिए ये परिवर्तन हो रहा है, मतलब उसका लोप हो गया, ऐसे ये तद्भव हो गया है। ऐसे ही देखिए सर्प है, अब देखिए यहाँ पर सर्प रेफ का लोप भी हो गया है, और यहाँ सर्प के साथ जो है वो आ और चंद्र का जो है यहाँ आगम भी हो गया, सर्प से सांप बना है। ऐसे ही देखिए करपट, आपने सुना करपट जो है संस्कृत में कपड़े को कहते हैं, तत्सम शब्द जो है वो करपट है। और देखिए यहाँ इसका लोप होकर जो है टा जो है वो करपट से बदलते करपट से करपड़ हुआ, और फिर वो जो है करपड़ से भी वो कपड़ा हो गया। तो करपट से तद्भव बना कपड़ा। इसी तरह से करपास कहते हैं, जिसे हम कपास कहते हैं। तो करपास के इस रेफ का जो है वो लोप होकर कपास बनता है, और कपास आप जानते हैं जिससे सूती कपड़े बनते हैं, जो पौधे पर जो रुई आती है, जिससे बिनोला अलग करके हम रुई बनाकर और उससे फिर सूत काट लेते हैं। तो उसे वह जो पौधा है जिससे रुई हमें प्राप्त होती है वह करपास है, उसका नाम वास्तव में संस्कृत में जो है वह करपास है, और रेफ का लोप होकर उससे एक शब्द बन गया है कपास, जो तद्भव है। ऐसे ही देखिए आपने सिखों का एक प्रचलित है पहचान चिन्ह भी है, एक हथियार भी है, जिसे कृपाण कहते हैं। तो देखिए कृपाण क्या है, वास्तव में वह कर्पण से बना है। कर्पण जो है उस एक छोटे हथियार होता है जिसको कहते हैं, और उसी कर्पण से जो है वो कृपाण बन गया है। इसमें रा का लोप होकर और पा के साथ जो है वो आ का आगम हो गया है। तो देखिए रा जो है यहाँ कर्पण का रेफ जो है वो रिरी में बदल गया है, और ये देखिए कर्पण से जो है कृपाण तद्भव हो गया है। इसी तरह से आगे चलिए, अपने कन्या का शब्द है संस्कृत में, कन्या का तद्भव शब्द है कन्या का, और कन्या का में जो है देखिए कन्या का लोप हो गया है। कन्या से में से लास्ट अंतिम जो का है, के का लोप होकर देखिए शब्द बन जाता है कन्या, जो तद्भव है, मतलब संस्कृत में तत्सम शब्द जो है वो कन्या का है, और उससे का और लुप्त होकर ये शब्द बन जाता है हमारा कन्या। इसी तरह से देखिए हमने बताया कि जैसे चंद्र है कि रेफ का लोप भी हो जाता है, और
जो अनुस्वार है उसको अनुनासिक होकर कई और जो स्वर है उसके साथ वह दीर्घ हो जाता है। देखिए इसी तरह से हमें ये शब्द बनता है, जैसे चंद्र है, चंद्र से चांद हो जाता है। ऐसे ही कंप है, हमने ये आगे हमने लिया है कंप यहाँ, तो देखिए जैसे चंद्र से चांद हुआ है, ऐसे यहाँ कंप से कांप होता है। कंप कहते हैं कांपने को, और कांप का मतलब भी कांपना होता है। तो जैसे चंद्र से चांद वैसे ही कंप से कांप होता है। ऐसे ही देखिए ग्राम शब्द है। अब देखिए ग्राम, ग्राम में जो है वो रेफ का नीचे जो पदेन रा है, जो पदेन रा है उस पदेन रा का जो है देखिए लोप होकर, और जो ग्रा का जो गा का जो आ है वह जो उसके साथ जो है वो माँ के प्रभाव से, देखिए ग्राम में माँ जो है चूंकि नासिक्य वर्ण है, तो ग्राम के प्रभाव, माँ के प्रभाव से जो है यहाँ पर अनुनासिक जो है उसका आगमन हो गया है। तो ग्राम में से, ग्राम में देखिए जो पदेन रहा है उसका लोप होकर, और यहाँ पर माँ के प्रभाव से जो है, चूंकि माँ अनुनासिक जो नासिक्य वर्ण है उसके प्रभाव से यहाँ अनुनासिक का आगम होकर देखिए ग्राम से तद्भव बन गया है गांव। ऐसे ही देखिए ग्राहक, ग्राहक से, ग्राहक के ग्रा का जो है वो रे जो पदेन रा है उस पदेन रा का लोप होकर शब्द हमारा तद्भव बनता है ग्राहक, ग्राहक तद्भव, तत्सम से तद्भव शब्द बनता है हमारा गाहक। ऐसे ही प्रहर, प्रहर का जो प्र में जो पदेन रा है इसका लोप होकर प्रहर से शब्द बनता है पहर, जो तद्भव है। इसी तरह से देखिए चैत्र, चैत्र में देखिए तम से इस पदेन रा का लोप हो जाता है तो शब्द बन जाता है चैत्र, जो तद्भव है। ऐसे ही क्षेत्र, क्षेत्र में भी देखिए आप देखेंगे तो त्रा का जो पदेन रा है उसका लोप होकर हमारा तद्भव बनता है खेत। ऐसे ही दोस्तों हम यहाँ अनुस्वार पर आते हैं। अनुस्वार जैसे हमने बताया था आरंभ करने से पहले कि अनुस्वार जो है कई बार लुप्त हो जाता है, कई बार वह अनुनासिक में यानी चंद्रबिंदु में बदल जाता है, और कई बार चंद्रबिंदु के साथ साथ वहाँ पर दीर्घ स्वर का भी जो आगम है वह हो जाता है। देख लीजिए दंड जो है, देखिए दंड में से देखिए अनुस्वार तो अनुस्वार ही रहा है, मगर दंड की बजाय दा जो है वो डा के प्रभाव से जो है वो दंड की बजाय दंड हो गया, और दंड से जो है फिर आगे वो है डंडा बन गया। देखिए तो दंड से, दंड को पहले दंड हुआ, दंड से फिर वह डंडा हो गया तद्भव। तो ऐसे ही मंड, देखिए ऐसे ही मंड है। मंड में देखिए, मंड में माँ जो माँ के ऊपर जो अनुस्वार लगा है वह अनुनासिक में बदल गया है। अनुनासिक में बदलने के साथ साथ यहाँ आ का आगम और हो गया है और शब्द बन गया है मांड। ऐसे ही शब्द है संड, संड से भी बिल्कुल वही है। संड में जो है वो यहाँ इसका देखिए जो अनुस्वार है, अनुस्वार को अनुनासिक हो गया है और आ का आगम होकर मंड से, जैसे मंड से मांड बना है ऐसे ही संड से सांड बन गया है। ऐसे ही देखिए बिंदु, बिंदु देखिए बिंदु में जो मात्रा के ई की मात्रा के साथ जो अनुस्वार बना है उसको बिंदु को यहाँ पर देखिए अनुनासिक हो गया है। और देखिए मात्रा जो है वो अपने स्थान से जो है वो दूसरे स्थान पर आ गई है। वो दा पर लगने के बजाय जो मात्रा थी वो बिंदु में जो दा की मात्रा थी वो ब्या पर आ गई है, और बिंदु से बन गया है बूंद, बिंदु से तद्भव बन गया है बूंद। ऐसे ही दोस्तों मंडूक शब्द है, मंडूक कहते हैं मेंढक को। अब देखिए मेंढक में बड़ा विवाद इस शब्द पर रहता है प्राय है लोगों के बीच। वो कहते हैं कि मेंढक में जो है वो माँ के साथ जो मात्रा लगी है एक ही, इस पर जो है वह अनुस्वार नहीं होना चाहिए। अरे भैया अनुस्वार क्यों नहीं होना चाहिए? अनुस्वार तो होना ही चाहिए भाई। मंडूक से बना है शब्द ये, तो मंडूक से ठीक है हम डा को तो ढा हो सकता है, चलिए हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मंडूक डा को जो है वो ढा हो गया है और का जो का त्यों रहेगा। तो भैया ये इसकी जो ऊ की जो मात्रा है हम अगर ए में परिवर्तित होती है तो भैया अनुस्वार तो फिर भी रहेगा। अनुस्वार कहाँ जाएगा? हाँ, उसको अनुस्वार को अनुनासिक हो सकता है। तो देखिए यहाँ बिल्कुल अनुनासिक के रूप में ही प्रयोग हो रहा है यहाँ। तो मंडूक से मेंढक ही बनेगा, मेढक नहीं होगा। मेढक जो है वह किसी सूरत में नहीं बन सकता। तो देखिए यह मंडूक से तद्भव शब्द बनता है मेंढक। इसी तरह से कंप हमने बता चुके हैं। ऐसे ही काश, काश जो है आपने देखा होगा प्राय है
नदियों के कछारों में, नदियों के किनारे पर एक घास उगती है, बड़ी तीखी नुकीली, जैसे गन्ने का पत्तियां होती हैं, गन्ने की पत्तियां थोड़ी मतलब चौड़ी होती हैं, कास की जो पत्तियां हैं वो थोड़ी बारीक होती हैं और उसी तरह से लंबी, जैसे गन्ने की पत्तियां लंबी होती हैं उसी तरह से कास की पत्तियां भी लंबी होती हैं। और उस पर जो है एक सफ़ेद रंग का लंबा जो जैसे कलगी होती है, करीब मैं समझता हूँ 2-3 फुट की जो है वह कलगी टाइप होती है, और जो सफ़ेद रंग की होती है। जिस समय कास का जो फूल है, कास जब खिलता है, कास जब फूलता है, तो नदी के किनारे जहाँ पर कास खूब उगता है, बड़ी मात्रा में उगता है, तो पूरा का पूरा तट जो है दूर तक सफ़ेद जैसे रुई बिछा दी गई हो, और जब वह हवा में हिलता है तो ऐसा लगता है जैसे ये धरती जो है वो ऐसे करके लहराए, तो बड़ा सुंदर दृश्य होता है। तो उसे वह कास होता है, और वह कास ही जो है, उस कास को जो है उच्चारण भेद के वजह से या श्रवण दोष के वजह से देखिए ये शब्द जो है हमारा हो जाता है तद्भव कांस, कास का हो जाता है कांस। वही है कि काश, देखिए हमने जैसे हम बता रहे थे अभी पीछे, कहीं लोप हो जाता है, कहीं आगम हो जाता है, तो काश जो है वो कांस में परिवर्तित हो गया। ऐसे देखिए काष्ठ शब्द है। अब देखिए काष्ठ शब्द, कई मैंने कहा था कि कुछ शब्द कई बार जो संस्कृत के शब्दों से जब तद्भव बनते हैं तो या तो कुछ वर्णों का लोप हो जाता है या कुछ वर्णों का आगम हो जाता है। अब देखिए जैसे काष्ठ है, अब काष्ठ कहते हैं लकड़ी को। अब देखिए काष्ठ में से इस शा का जो है वो लोप होकर शब्द तद्भव बन जाता है काठ। ऐसे ही ज्येष्ठ शब्द है, ज्येष्ठ जो है वो महीने का नाम है एक, और ज्येष्ठ जो है वो बड़े को भी कहते हैं। अब देखिए ज्येष्ठ में से यहाँ इस शा का जो है वो लोप हो जाता है, और इसके साथ जा के साथ इस सा के और याग का भी जो है यहाँ लोप होकर ये शब्द बन जाता है, ज्येष्ठ के बजाय शब्द रह जाता है जेठ, जो ज्येष्ठ का जो है वह तद्भव रूप है। इसी तरह से देखिए बंध, बंध के साथ देखिए बंध में जो है वो ना हल है, यानी अनुस्वार का रूप है यहाँ, और बंध जो है जब ये तद्भव में बदलता है तो बंध इस अनुस्वार को अनुनासिक में परिवर्तन हो जाता है, और उसके साथ जो है वो आ का आगम और हो जाता है, यानी बंध जो है वो बांध बन जाता है तद्भव। और इसी तरह से बिल्कुल इसी तरह से दंत, दंत जो दांत हम कहते हैं, वही यह दांत भी जो है बिल्कुल इसी तरह से दंत का जो ना जो है जो अनुस्वार होता है वह अनुस्वार जो अनुनासिक में परिवर्तित हो जाता है, और इसके साथ आ का आगम और होकर दंत को तद्भव बनता है दांत। इसी तरह से देखिए लोप होने का हम बता रहे हैं अभी, तो देखिए जैसे पट्ट है, पट्ट कहते हैं पट्टी को, पट्टिका को या कपड़े को। तो देखिए पट्ट, लंबी पट्टी या पट्ट को, इस तरह यानी पटरे को, एक प्लेन चौड़ी पट्टी को हम जो है वो पट्ट कहते हैं। और देखिए पट्ट में से एक टाका जो है वो लोप होकर शब्द बनता है पट। आपने देखा होगा श्याम पट, तो श्याम पट का मतलब यही होता है, श्याम मतलब काला और पट मतलब तख्ता या पट्टी। तो काली पट्टी को जो है हम श्याम पट कहते हैं। अगर हम बिल्कुल इसको तत्सम रूप में लिखते हैं तो श्याम पट्ट लिखते हैं, वहाँ श्याम और पट्ट डबल टा लगते हैं, नीचे एक आधा और एक पूरा, एक हल होता है एक टा, तो श्याम पट्ट तो हम तत्सम रूप में लिखते हैं, मगर श्याम पट्ट जो है जब हम पट बोलते हैं एक तह को हटाकर जब हम, तो वह बन जाता है पट। यानी पट्ट और पट जो है, पट्ट का एक टाका लोप होकर तद्भव बन जाता है पट। ऐसे ही घट, घट जो है कहते हैं घाट को। अब देखिए घट में से एक टाका लोप होकर यहाँ घा के बाद जो आ है, घा में जो आ लगा है उसमें दीर्घ हो जाता है, यहाँ आ हो जाता है, तो घट से तद्भव बन जाता है घाट। इसी तरह से एक देखो बड़ा शब्द, प्राय हम रूरल एरिया में, गाँव में हम जब जाते हैं, हम सुनते हैं गर्मी के दिनों में या बरसात के दिनों में, जब भयंकर गर्मी, झुलसाने वाली गर्मी या उमस वाली जो गर्मी होती है, और उस समय जिसे हम घमौरी कहते हैं, वो घमौरियाँ निकल आती हैं शरीर पर, तो प्राय है गांव वाले कहते हैं कि भैया बड़ा उसके बच्चे के घाम निकल रहा है। अब हम समझते जब हम हमको कहता है कि घाम निकल रहा है, और हम घाम, वो घाम कह रहे हैं, हम उसको, जिसको वो घाम कह रहे हैं उसे हम घमौरी के नाम से जानते हैं, हम घमौरी कहते हैं। तो भैया हम समझते हैं कि देखो कितना बेवकूफ़ी, नहीं बिल्कुल नहीं आता, कितने इन्हें ये नहीं पता कि ये घाम क्या चीज़ होती है, घाम कोई शब्द थोड़ी ना होता है, ये घाम नहीं, ये तो घमौरी होती है। अरे भैया नहीं,
वो इस यहाँ पर हम जो हैं, हम अज्ञानी हैं, हम मूर्ख हैं। वो जो घाम, जो व्यक्ति घाम कह रहा है वह घाम बिल्कुल सही कह रहा है। वास्तव में जो शब्द है वह संस्कृत का शब्द है घर्म। संस्कृत का शब्द क्या है? घर्म। घर्म कहते हैं ताप को, जो ताप से पैदा होता है। तो भैया जैसे हमने कर्म से काम बनाया था, ऐसे ही घर्म से घाम बना है भैया। तत्सम शब्द से घर्म जो है शुद्ध संस्कृत का शब्द है घर्म, जिसे हम ताप कहते हैं, उमस, गर्म, ताप कह लें, ऊष्मा कह लें, गर्मी कह लें, उमस कह लें, वह घर्म शब्द है वास्तव में। और घर्म से, जैसे हमने कर्म से काम बनाया है, वैसे ही घर्म से घाम शब्द बनाया है। तो भैया बिल्कुल वह सही बोल रहा है, घमोरी। हमने जबरदस्ती घर्म से घाम बनना चाहिए, घाम बिल्कुल सही बना है, हम घमोरी कह रहे हैं। अरे भैया घर्म से घाम नजदीक है, सही। अगर हम शब्द की रचना पर अगर हम जाएं तो घर्म से घाम बनना आसान है, घर्म से घमोरी बनना तो बहुत बाद की बात है, बड़ा और हम जटिलता में जाकर हम उसको कर रहे हैं। तो वास्तव में भाषा का सरलीकरण जो है वह उस जो ग्रामीण जो घर्म को घाम कह रहा है वह शुद्ध है, बल्कि हम मूर्ख हैं वह विद्वान है। तो दोस्तों यहाँ इस तरह की हम बहुत सारी चीज़ें, जब हम इन तत्सम और तद्भव शब्दों से हम भाषाओं का जो विश्लेषण है, जो विच्छेदन है, जो उसका अन्वेषण है, जब हम करते हैं तो हमें पता चलता है कि कौन कितने गहरे पानी में है, कौन भाषा का विज्ञ है, कौन भाषा जानता है, कौन नहीं जानता है। तो देखिए हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह से जैसे घर्म से घाम बनता है, मैंने बताया था अभी कि कर्म से काम बनता है। और देखिए चर्म शब्द है, चर्म जिसे चमड़ा कहते हैं, चर्म से चाम बनता है। तो जैसे घर्म से घाम बनता है, ऐसे ही चर्म से चाम बनता है, ऐसे ही कर्म से काम बनता है। तो वो जो घर्म से घाम कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है, बल्कि हम घमोरी कहने वाले उनके सामने मूर्ख वास्तव में हम कहें अपने आप को तो ज़्यादा अच्छा है। ऐसे हम आगे चलते हैं। देखिए घटी, घटी से शब्द जो तद्भव बनता है वह बनता है घड़ी। देखिए टाक ओड़ा हो गया है, बहुत कुछ फर्क नहीं है। ऐसे ही गांव में अक्सर आटे को, जिसे हम आटा कहते हैं, उसे वो चून कहते हैं, चून। अब देखिए चून, हमें लगता है कि यार हम आटा कहने वाले लोग, जो हम आटा कहने वाले लोग हैं, जब हम उनके मुंह से चून शब्द सुनते हैं तो हमें बड़ा अटपटा लगता है, हमें बड़ा अजीब लगता है, हमें बड़े वो असभ्य लगते हैं चून कहने वाले। वास्तव में देखें तो वह चून जो है वो ठीक कह रहे हैं। चून वास्तव में जो है वो संस्कृत के चूर्ण शब्द से बना है। यहाँ केवल कुछ नहीं हुआ है, चूर्ण में से हमने बताया कि भाई जब तत्सम शब्दों से जब तद्भव विकसित होते हैं तो जो रेफ है कई बार उसका लोप हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर लोप हुआ है, और लोप होने के बाद देखिए जब रा के बाद जो है वो ना आता है तो वह जो है वो ना में परिवर्तित हो जाता है। वो जो ना है, रा से बाद का जो ना है वो णा में परिवर्तित हो जाता है। और देखिए यहाँ चूंकि रा का तो लोप हो गया, चूर्ण में से जो ऊपर रेफ है इसका जब लोप हो जाएगा तो ये णा तो णा रहेगा ही नहीं, अपने आप ऑटोमेटिक जो परिवर्तन है, प्रक्रिया है, वह णा जो है वो ना में परिवर्तित हो जाएगा स्वयं ही। तो देखिए चूर्ण से चूर्ण बनता है, जो बिल्कुल सही शब्द है। जो ग्रामीण जो है वो चूर्ण को चून कह रहा है, वह सही कह रहा है, सही कह रहा है, शुद्ध रूप कह रहा है। वास्तव में वह शुद्ध संस्कृत के उसने तत्सम से जो है वह तद्भव बना लिया है, जो बिल्कुल सही शब्द है। इसी तरह से देखिए हमने गांव में जब कभी किसी का तबीयत खराब होती है, किसी को खांसी, मतलब किसी का पेट खराब होता है, स्वाद खराब होता है, बुखार आ रहा, मुंह कड़वा होता है, अरे भैया कहीं चूरन है क्या? तो चूरन, देखिए चूरन शब्द जो है कहाँ से बना है? चूरन, वह चूरन जो है वो चूर्णम शब्द से बना है। चूर्णम संस्कृत का शब्द है चूर्णम। चूर्णम से देखिए चूर्णम से शब्द बन गया बिल्कुल जैसे चूर्ण से चूरन, जैसे चूर्ण से चूर्ण बना है। कुछ नहीं हुआ है, जो चूर्ण का जो रेफ है उसका लोप हो गया है, और ये णा जो है जब रेफ का लोप हो गया तो णा जो है अपने आप ही ना में परिवर्तित हो जाता है। और देखिए ये चूर्ण जो है वो रा में परिवर्तित हो गया है रेफ, और ना जो है वो पूरा, तो ये चूर्णम जो है वो चूरन हो गया है। ऐसे ही देखिए, और देखिए हिंदुस्तान, जिसे हम आज हिंदुस्तान कहते हैं, वास्तव में देखिए शुद्ध हिंदुस्तान के बारे में ज़्यादातर लोगों का मानना यह है कि ये उर्दू का शब्द है। भैया ये उर्दू का शब्द नहीं है। हिंदू जो है वह हिंदू और स्थान
देखिए हिंदू और स्थान को जब ये हिंदू और स्थान को मिलाकर बनाया तो शब्द बना हिंदू स्थान। और हिंदू स्थान जो है इसके देखिए था को जो है वो ता हो गया है, तद्भव हिंदुस्तान का जो तद्भव है वह हिंदुस्तान हो गया है। तो ऐसे ही देखिए त्वच शब्द है, त्वच संस्कृत में शब्द है त्वच, संस्कृत में शब्द है त्वच, त्वच से बनता है, तद्भव जो है वो त्वचा बन गया है, यहाँ कुछ नहीं हुआ। चा के साथ जो है वो चा, त्वचा चा जो हम बोलते हैं तो हमारा सीधी सी बात है यह हमारे जो उच्चारण दोष है उस उच्चारण की दोष के कारण जो है यह त्वच, उच्चारण और श्रवण दोनों दोष की वजह से त्वच जो है वो त्वचा तद्भव में परिवर्तित हो गया है, तो त्वच से बन गया त्वचा। ऐसे ही देखिए आंत्र, आंत्र में से देखिए रा का लोप हो जाता है, यहाँ से जो रेफ पदेन रा है उसका लोप हो जाता है, और ना जो है जो अनुस्वार है वह चंद्र बिंदु यानी अनुनासिक में परिवर्तित होकर शब्द जो तद्भव है वह बन जाता है, आंत्र से बनता है आंत। ऐसे ही देखिए ओष्ठ शब्द है, ओष्ठ में से देखिए ये सा का जो है वो लोप हो गया है, और आ को जो है वो ओष्ठ ओ की बजाय जो है इस लोप होने से यह हो गया है, तो ओष्ठ को होंठ हो गया है। तो देखिए ये तद्भव में क्या है। ऐसे ही अष्ट, अष्ट में से देखिए यहाँ शा का लोप हो गया है, और आ को जो है वो आ का ए को जो है वह दीर्घ आ हो गया है, और टा को ठा होगा, तो अष्ट से 8 बन गया है जो तद्भव है। ऐसे ही शाक, शाक जो तरकारी जो पत्ते वाली चीज है उसे हम शाक कहते हैं, और शाक से देखिए तद्भव बन जाता है साग। और देखिए गर्धव, गर्धव में से देखिए यहाँ रेफ का जो है वो लोप होकर भा का रेफ और भा का लोप होकर देखिए ये गर्धव से गधा बन जाता है जो तद्भव है। ऐसे ही भ्रमर, भ्रमर में से देखिए रेफ का लोप होकर और यहाँ माँ को बा हो गया, और चंद्र बिंदु का यानी अनुनासिक का यहाँ आगम होकर भ्रमर से भौरा, भंवर या भौरा बन जाता है तद्भव। इसी तरह से आम्र, आम्र में से कुछ नहीं होना है, आम्र में से जो रेफ पदेन जो पदेन रा है इस पदेन रा का लोप होकर आम्र से तद्भव बन जाता है आम। ऐसे ही दधी, दधी का जो है तद्भव हो जाता है दही। ऐसे ही देखिए काग, का को जो है केवल गा हो जाता है, ये श्रवण दोष की वजह से हम कह लें या हमारे उच्चारण दोष, श्रवण और उच्चारण दोनों दोषों के से जो है यह काग जो है, काक जो है वो काग में परिवर्तित हो गया है, तद्भव हो गया है काक से। ऐसे ही सूत्र, सूत्र में देखिए जो त्रा का जो पदेन रा है उस केवल उसका लोप होकर सूत्र से सूत बन जाता है। ऐसे ही पुत्र से पूत बन जाता है, पदेन रा का पुत्र में देखिए पदेन रा का लोप हो गया है, और जो ऊ जो ह्रस्व ऊ है वह दीर्घ ऊ में बदलकर पूत हो जाता है। ऐसे ही बरखा से, बरखा का जो तद्भव है वो वर्षा का जो तद्भव है वर्षा, वर्षा का तद्भव जो है पदेन रा ये सॉरी जो रेफ है, रेफ जो है वो पूरे रा में बदल जाता है, और शा जो है वो खा में बदल गया है, तो वर्षा से शब्द बन गया है बरखा। जो तद्भव है इसका दश, दश देखिए शा जो है वो सा में बदल गया है, तो दश। ऐसे ही शिर, शिर शा जो है वो सा में बदल गया है, ऐसे ही शिर जो है वो सिर हो गया है। ऐसे ही दश हमने बताया ये शा को जो है वो सा हो जाता है। ऐसे ही लक्ष्य, लक्ष्य में देखिए यहाँ लक्ष्य में ला, यहाँ ला के साथ जो है वो आ का आगम आ जो है मतलब ए को जो है वो दीर्घ आ हो गया है, तो लक्ष्य, और श जो है खा में, तो लक्ष्य को लाख जो है वह तद्भव हो गया है। ऐसे ही मुष्टि, मुष्टि में देखिए सा का लोप होकर टा और ठा जो है वो मुष्टि, जहाँ मुष्टि कह रहे हैं तो शा के उस प्रोनाउंसिएशन के श्रवण दोष और उच्चारण दोष दोनों से जो मुष्टि जो है वह बन जाता है मुट्ठी, मुट्ठी। ऐसे ही वाष्प, वाष्प का जो तद्भव है वो वाष्प का तद्भव जो है वो भाप हो जाता है। ऐसे ही स्वप्न, स्वप्न में से देखिए ऐसे ही स्वप्न को सपना जो है वह तद्भव हो गया है। बलाक है, संस्कृत में कहते हैं बलाक है, बलाक है जो बिगड़ते हुए बिगड़ कर जो है वो बलाक ऐसे बगुला हो गया या बगला हो गया। बलाक और बगला देखिए बहुत कोई फर्क नहीं है, जब बहुत बार एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे तो स्थानीय भेद, बोली भेद, उच्चारण भेद, श्रवण भेद, उन सारी वजहों से जो है यह बलाक है जो है वो बगुला हो गया। ये असल में क्या है, तद्भव और तत्सम जो है
तत्सम शब्दों से तद्भव बनना जो है वह स्थानीयता के ऊपर, स्थानीय दूसरी भाषाओं के संपर्क में आकर उनके दूसरी भाषाओं का जो बोलने का, उच्चारण का जो स्टाइल है, जो लय है, जो लहजा है, जो तहजीब है वहाँ की, उससे होकर यह शब्द जो हैं वो तत्सम शब्दों से तद्भव शब्द वो बनते हैं। ऐसे ही एक और बहुत बड़ा मज़ेदार समय कि जब हम ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं, अब तो खैर ज़्यादातर जगह पर बिजली हो गई है, सब जगह इलेक्ट्रिसिटी वाले पंखे आ गए हैं, मगर पहले क्या होता था, खजूर के या नारियल की पत्तियों से जो है वो पंखा बनता, बीजना जिसे हम वो गांव वाले उसको कहते हैं बीजना, बीजना के बीजने से हवा करना। तो बीजना जो लोग, जो शहरी लोग, जो सभ्य लोग जब अपने आप को कहते हैं, जब वो उनके मुंह से बीजना शब्द सुनते हैं तो उन्हें बड़ा अजीब लगता है। वो उनका बीजना बोलना उन्हें बड़ा असभ्यता का बोध कराता है कि यार ये तो भैया गंवार के गंवार ही रहेंगे। ऐसा लोगों का मैंने देखा है, सोचना है कि भैया ये तो गंवार के गंवार ही रहेंगे, पंखे को बीजना कह रहे हैं, ये कोई तरीका है, कोई बोल रहा है, तहजीब है कोई। मगर वास्तव में देखिए वो उनकी तहजीब और हमारी तहजीब, जो हम सभ्य हैं, जो हम शहरी, जिनको हम शहरी कहते हैं, जिन्हें हम सभ्य कहते हैं, जो हम अपने आप को भाषा विज्ञ कहते हैं, वास्तव में देखिएगा वह बीजना शब्द का प्रयोग बिल्कुल शुद्ध शब्द का प्रयोग कर रहा है। बीजन, बीजन जो है संस्कृत का शब्द है, बीजन, बीजन, विजन संस्कृत का शब्द है, और बीजन जो है उसी को, उस वास्तव में जिसे वह बीजना कह रहा है वह संस्कृत का विजन है। और बस केवल वो ना को जो है, केवल न को जो ह्रस्व ना है, केवल उसने दीर्घ आ किया, कुछ नहीं किया, और वो भी केवल श्रवण दोष हो सकता है। तो देखिए वो बिल्कुल शुद्ध शब्द का प्रयोग कर रहा है, विजन, विजन को वो बीजन कह रहा है, बीजना, 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 बीजन। तो बीजन को वह बीजना कह रहा है और हम उसको असभ्य कहकर उसको खारिज कर रहे हैं। बीजन को, उसके बीजना को हम खारिज कर रहे हैं और हम उस पंखे को, उसको हम सही ठहरा रहे हैं। तो देखिए कितना बड़ा अर्थ अनर्थ हम करते हैं, केवल किस वजह से, शब्द भंडार के अपनी अज्ञानता की वजह से, कि वो जो व्यक्ति जिसे हम असभ्य मान रहे हैं वह सभ्य और सही शब्द, शुद्ध शब्द का प्रयोग कर रहा है और हम उसे फिर भी असभ्य मान रहे हैं। तो देखिए विजन, जिसका जो बीजना, जिसे हम पंखा कहते हैं, जिससे मतलब जिसको डुलाकर जो है वो हवा चलाकर जो है हम उसका काम करते हैं, जो जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी का जो पंखा है वह काम करता है उसी तरह से। ऐसे ही देखिए व्याघ्र, व्याघ्र आपने सुना होगा, व्याघ्र जो हम जिसे, जो हमारा राष्ट्रीय पशु भी है, बाघ जिसे हम कहते हैं। देखिए बाघ को, व्याघ्र ही, व्याघ्र का ही जो तद्भव है वह बनकर जो है वो बाघ हो गया है। ऐसे ही दोस्तों शब्द है चित्रक, चित्रक, चित्र कहते हैं छींट 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 जो पड़ी हुई है, जो चित्र, उसमें जो छींट पड़ी हुई है, चित्रकारी जो टीके पड़े हुए हैं वो चित्रक, जिसे चित्रक, इसी चित्रक से जो है ना, संस्कृत के इसी चित्रक से इसका जो तद्भव है उससे बना है चीता। तो दोस्तों देखिए हमने इतने सारे शब्दों पर यहाँ विचार किया है कि कहीं किसी शब्द का, यहाँ कहीं किसी अक्षर का लोप हुआ है, कहीं किसी का, किसी स्वर का, कहीं किसी व्यंजन का कहीं आगम हुआ है, कहीं अनुस्वार को अनुनासिक हुआ है, कहीं अनुनासिक को अनुस्वार हो गया है, कहीं दोनों जगह लोप हो गया है, कहीं वो शब्द का परिवर्तन। तो इस तरह से संस्कृत के तत्सम शब्दों से तद्भव शब्द बनकर एक बहुत बड़ी विस्तृत हमारा शब्द भंडार जो हिंदी, जो संस्कृत से जो है हिंदी का एक अपार विस्तृत बृहद शब्दकोश जो है वह तैयार हो जाता है। तो दोस्तों हमें इसकी जानकारी, इसका अभ्यास के द्वारा हमें इन शब्दों का गहन अध्ययन करना चाहिए। जो दूसरे के मुख से हम जो अटपटे शब्द सुनते हैं, हमें उनका गहनता से चिंतन मनन करना चाहिए कि इस वास्तव में ये शब्द कहाँ से पैदा हुआ, कहाँ से आया, इसकी उत्पत्ति क्या है, कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है, कितना सही है, वह कितना गलत है। तो दोस्तों यह आप समझ गए होंगे, मैं समझता हूँ शायद इसमें कहीं कोई भ्रांति नहीं रह गई होगी। तो दोस्तों मैं यहाँ निवेदन आपसे करना चाहता हूँ कि हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं को पढ़ते समय या पढ़ाते समय अगर कहीं आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है, कहीं कोई समस्या खड़ी हो रही है, कहीं कोई किसी बात का निराकरण आपको चाहिए, कोई बात
परेशान कर रही है, कोई प्रश्न परेशान कर रहा है, तो हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में आइए, हमसे अपना प्रश्न पूछिए, हमसे अपनी समस्या को साझा कीजिए। हम निश्चित रूप से आपकी समस्या का आपके उस प्रश्न का निदान करेंगे। तो दोस्तों, आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन का बटन अगर आप अभी तक नहीं दबाया है तो उसे जरूर दबाइएगा, जिससे हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अपने दोस्तों, सहपाठियों और साथियों के साथ जो आपके और जिनके आप शुभचिंतक हैं, आप उनके साथ भी यह हमारी वीडियोस शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे सभी लोग लाभान्वित हों। और हमें यह जरूर बताइएगा कि हमारा यह वीडियो कैसा लगा, और इसमें आप हमसे और किस तरह की क्या अपेक्षा करते हैं, क्या हमसे आप सुधार चाहते हैं कि जिससे यह आपके लिए और अधिक से अधिक उपयोगी हो। तो दोस्तों, हम अगले वीडियो में अगले प्रकरण के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।